পৌঁছে গেছি বিগ ফুট মিউজিয়ামে। এইটা রাস্তার দু সাইড মিলিয়ে এই দিকে একটা বিল্ডিং রয়েছে আর এই দিকেও একটা বিল্ডিং রয়েছে। তো কাউন্টারটা যেহেতু এই দিকে, তাই আমরা এই দিকেই প্রথমে ঢুকবো। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট করিয়ে নিয়ে চলে এসেছি, আর অপোজিট রাস্তায় এখান থেকে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেল, এখান থেকেই যেতে হবে। এটা হচ্ছে রাস্তার এপারের মিউজিয়ামটা। हिंदी चलेगा। पुर्तगाली जमाने का लॉयर तो बता, इधर भी 6 लोग 20 लोग लेके 1755 में बदलाव हो गया। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। ये आरामदायक लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूफेमियानो अल्वारेज रोम में ही बनी कारों की फेरी के मजे लेते थे। ये 4 खंभों वाले बिस्तर पर बिछाया गया चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन साइज़ और अच्छी रेशम से बना बेडशीट मार्गरिटा की मां लॉरा बून्स फलेरा ने उनके तोहफे के रूप में दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के सोने के कमरे की ओर। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आड़ा बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियाँ। मार्गरिटा की स्टीवन, उनकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ लाइट के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़े। फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस घर की खिड़कियां जो आपको बाई ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटी छोटी सफेद प्लेट्स बिठाई गई हैं, वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है उसे ध्यान से देखें। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे रानेस कहते थे।
वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, वहां रखे। रानी घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और पीन है। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी, उसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स है। उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती थी। ऊपर अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग काजू की इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। फेनी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता था। स्थानीय कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा हो। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमौट, जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे। अलग अलग किस्म की पानी खींचने की खेत होते के हल, पौधे सींचने के उपकरण और रेनकोट यहाँ पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो कुएं में झांक कर देख सकते हैं, पर कृपया ध्यान रखें क्योंकि ये कुआं 150 फीट गहराई पर है। कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें, जहाँ स्थानीय उपकरण मौजूद हैं। इस गलियारे में दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाईं दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है, वो हल है, जो खेत और नारियल फूस को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बार्टर सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पर नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सकें। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था।
नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। पीछे मुड़ के दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। The kitchen also had a provision store. Medicinal plants and herbs were preserved here. In today's times, most masalas are ground with the help of a mixer. But during those days, this huge granite stone with a hole in the center called roboro would do the job. The one you see placed on the floor. Ingredients were poured in the hole while the small conical stone was used to grind, moving it in circular motion. This next contraption on the parapet is a 3-in-1 instrument called adori. Ladies would sit on it and use it to clean fish, grate coconut, cut vegetables, etc. You can see some meat mincing machines, different ladders, wooden masala boxes, spoons and other home appliances. Wash basin. The wash basin in the opposite corner was used for washing utensils. The huge earthen pots piled up to make an oven were used to bake cake and bibinkas, a Goan delicacy. The chula by the door you entered has 4 mounts. The first 2 are used to cook on and the ones behind are used to heat the food or kept covered to save energy. The 2 wooden cages hanging by the window are mid-safes. These were used to store cooked food from dust, flies and other insects. Kitchen garden. If you peep through the window, you will see an open courtyard which was known as Rosangon. This area was used to dry salt fish, sausages, raw mango slices, etc. as provision for the rainy season. It used to also house a kitchen garden with plants like chilies and lemon. This space was used by the caretaker by the name of Ananta Damo, who handled most of the property matters like accounts, the produce, payments of the laborers, etc. On the wooden blocks above is his prayer area known as Devaro, which faces the east. The Araujo Alvarez family possessed unusual shells with openings on the right, which Sri Ananda used for worship. Some of the temples still use these shells for their pujas. Sri Anand had a great regard for the youngest son of the advocate, Sri Main, who was influenced by him to know about their roots and the Hindu religion. This made him interested in collecting various statues of Lord Ganesha in different avatars, which was further encouraged by Miss Rajni Gupte. He has a collection of over 1,000 such idols displayed around here, from clay to gold and from half a centimeter, the length of a rice grain. The long dining table dominating the hall could seat 22 people. It could also be folded and made smaller as per requirement. This hall was used mainly for parties and formal functions. On your left wall, you will see displayed a Persian carpet. This is used for Laura's wedding to kneel in the church. It was subsequently used for the advocate Euphemiano and Margarita's wedding, and last for Mayne's wedding. The wall covers houses crockery from China, Japan and Nepal. The crockery as well as the furniture in this room have been custom engraved with the Araujo Alvarez logo. At the far end of the room is a custom-made piano
এটা ছিল মোটামুটি রাস্তার একদিকে যে একটা বিল্ডিং মতো করা আছে, সেটা অ্যাকচুয়ালি সেই তখনকার আমলের 1800 শতাব্দীর বা 1900 শতাব্দীর একটা পর্তুগিজ আমলের একটা বাড়িকে সুন্দরভাবে এখানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, যেমনভাবে ঠিক তখনকার দিনে বাড়িগুলো থাকতো। তো ওরা যেটুকু সময় দেয় জিনিসগুলো দেখার জন্য, যদি ভালো করে দেখতে হয় তাহলে সেই সময়টা কিন্তু যথেষ্ট বলে মনে হয় না। তাই জন্য মাঝে মধ্যেই আমি একটু পিছিয়ে পড়ছিলাম। তো সবার দেখা শেষ হয়ে গেলে আমি পুরো বিল্ডিংটা আরও একবার ভালো করে ঘুরে নিলাম, সব কিছু যাতে আরও ভালো করে তুলে নিতে পারি নিজের ক্যামেরায়। রাস্তার এক পাশের যেটা ইনডোর মিউজিয়াম, সেটা মোটামুটিভাবে আমাদের দেখা কমপ্লিট। এবারে এই বিল্ডিংটার থেকে বেরিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে যে বড় জায়গাটা রয়েছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি আউটডোর মিউজিয়াম, সেখানে কিন্তু এরকম বাড়ির মধ্যে সব কিছু সাজানো নয়, সেটা আর্টিফিশিয়ালি পুতুলের মাধ্যমে একটা বড় এলাকা জুড়ে সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। এরপর আমরা বিগফুটের সেই দিকের মিউজিয়ামটায় চলে যাব, সেটা থাকছে পরবর্তী পর্বে।